हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू एट योर वंडरफुल चैनल साइंस विद संजय। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th के साइंस के बारे में और डिस्कस करने वाले हैं परमाणु की संरचना। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो उसके अंदर क्या था कि कोई भी परमाणु उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इनकी संख्या बराबर होती है। इसी वजह से जो परमाणु हैं वो विद्युत रूप से उदासीन होता है। उम्मीद करता हूँ ये आपने देखी होगी वीडियो, अगर नहीं देखी तो इस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। और इसके अलावा उन्होंने क्या कहा कि जो परमाणु है उसकी संरचना होती है एक तरबूज की तरह, गोला होता है, धनावेशित गोला। ये धनावेशित गोला है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार धसे होंगे जैसे एक तरबूज के अंदर बीज धसे हुए होते हैं। ये है इलेक्ट्रॉन और इन दोनों की संख्या क्या होगी, बराबर। इसी वजह से वो विद्युत रूप से उदासीन होता है। और इनके बाद में कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए और उनके जो नतीजे सामने आए, उन नतीजों को ये जो मॉडल था थॉमसन का परमाणु मॉडल, ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसलिए इसका जो महत्व था वो कम हो गया। और इसके बीच में एक अन्य वैज्ञानिक और आए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो उन्होंने भी एक परमाणु मॉडल दिया। तो अब हम उसी के बारे में बात करते हैं। देखिए, रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना को जानने के लिए कुछ प्रयोग किए। तो वो जानना चाहते थे कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। तो इसके लिए उन्होंने लिए अल्फा कण। अल्फा कण क्या होते हैं? ये होते हैं हीलियम के नाभिक। नाभिक है हीलियम के, और नाभिक पर कौन सा आवेश होता है? नाभिक हमेशा ही धनावेशित होते हैं। अब देखिए हीलियम के नाभिक के बारे में। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, तो जिसके कारण इसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होंगे और 2 ही न्यूट्रॉन होंगे। तो अगर मैं इसके द्रव्यमान की बात करूं तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो 4U होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4AMU। कुछ बुक में ऐसे लिखा है और कुछ बुक में ऐसे भी लिखा होता है। एक ही बात है ये दोनों। ये इसको द्रव्यमान को मापने की इकाई है 4U। 2 इसके U और 2U ये, तो टोटल कितना यूनिट हो गए? 4 यूनिट। तो अब इसके ऊपर जो आवेश होगा वो कितना होगा? अब देखो, प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है? +1, यही होता है। और अब यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं? 2। तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? 2। तो अब बात आती है कि उन्होंने अपने जो प्रयोग के लिए अल्फा कण को क्यों चुना। तो देखिए, तो अब तक सभी के दिमाग में इसी प्रकार की संरचना थी कि जो परमाणु है वो कुछ इस प्रकार का होता है। तो इन्होंने एक आवेशित कण लिया, अल्फा कण। क्या लिया? आवेशित कण। जो क्या था? अल्फा कण, यानी कि धनावेशित कण। तो वो इस अल्फा कण को क्या करते हैं, इस परमाणु के अंदर से गुजार के देखना चाहते थे कि ये कितना विक्षेपित होगा। विक्षेपित तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर पहले से क्या है, धनावेश और ऋणावेश पहले से मौजूद है। अगर ये जो आवेशित कण, धनावेशित कण है, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स के पास में से गुजरेगा तो क्या होगा? उनकी तरफ आकर्षित होगा। यही बात है। और अगर ये प्रोटॉन के पास में से गुजरा तो क्या होगा? विकर्षित होगा, यानी कि उससे दूर हटेगा। लेकिन ये कण क्या है, थोड़ा भारी है इनके मुकाबले, इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले और प्रोटॉन्स के मुकाबले काफ़ी भारी है। तो वो उम्मीद रख रहे थे कि इसका जो विक्षेपण है वो कम होगा। क्या होगा? कम होगा। और इससे जो नतीजे सामने आएंगे उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो परमाणु है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कहाँ पर बैठे हुए हैं। क्योंकि जहाँ पर विक्षेपण होगा उसके पैटर्न से हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का विक्षेपण हुआ है, और उस विक्षेपण से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर प्रोटॉन्स और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ कहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इसलिए उन्होंने अल्फा कण को चुना। अब हमें ये तो पता लग गया कि रदरफोर्ड अपने प्रयोग में क्या करना चाहते हैं, लेकिन करेंगे कैसे वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अल्फा कणों के बारे में, जिनकी बमबारी उन्होंने करनी है। तो इस प्रकार एक चैम्बर लिया उन्होंने और इसके अंदर रखा रेडियम। ये है रेडियम। और रेडियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव पदार्थ जो क्या करता है, तरंगे छोड़ता रहता है कुछ समय के बाद में। और ये अल्फा कणों को इस प्रकार समय समय पर छोड़ता रहेगा। तो इससे क्या होगा कि अल्फा कणों की बमबारी हम कर सकते हैं। किसके ऊपर? परमाणु पे। और अब बात आती है कि अल्फा कणों की बमबारी वो करेंगे किस पे, किस परमाणु पे करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने लिया सोने का परमाणु। और सोने के परमाणु के लिए उन्होंने ली सोने की पतली पन्नी।
सोना इतनी महंगी धातु है और इसका उपयोग वो अपने प्रयोग के लिए कर रहे हैं। क्यों? तो देखिए, वो ये चाहते थे कि जो इनका प्रयोग है उसके अंदर इतनी पतली पन्नी हो कि जिसकी मोटाई के अंदर कम से कम परमाणु आए। और सोना एक ऐसी धातु है जो सबसे अधिक आघातवर्ध्य है। आघातवर्ध्य मतलब इसको पीट पीट कर पतली चादर के रूप में हम ढाल सकते हैं और इतनी बारीक चादर बना सकते हैं, इसकी पन्नी बना सकते हैं कि जिसके अंदर मोटाई के अंदर क्या है कि जो परमाणुओं की संख्या सबसे कम आ सकती है। यानी कि इन्होंने जो पन्नी ली उसके अंदर 1000 परमाणुओं की मोटाई के बराबर मोटाई थी उसकी। यानी कि 1000 परमाणुओं को अगर एक के ऊपर एक रखते चलेंगे उसकी जितनी मोटाई होगी तो उतनी मोटाई इस सोने की पन्नी की थी। और इससे पतली पन्नी हम और नहीं ले सकते। और बारीक पन्नी की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो वो इसलिए पड़ी क्योंकि अगर मोटाई ज़्यादा होगी तो जो अल्फा कण हैं उनको ज़्यादा परमाणुओं के बीच में से गुजरना पड़ेगा, जिससे हो सकता है कि जो नतीजे वो बिल्कुल सटीक नहीं। तो वो ये चाहते थे कि ये जो परमाणु है, जो अल्फा कण है, इसको कम से कम परमाणुओं के बीच में से गुजरना पड़े ताकि जो नतीजे हों वो बिल्कुल सटीक आएँ। तो इसलिए उन्होंने सोने की पन्नी का उपयोग किया ताकि जो नतीजे हैं वो बिल्कुल सटीक आएँ और जो मोटाई हो उसके अंदर जो परमाणु आ रहे हैं वो बिल्कुल क्या हो, कम हो, न्यूनतम हो सबसे। और सोना क्या एक आघातवर्ध्य धातु है, इससे पतली पन्नी हम और किसी धातु की बना नहीं सकते। तो इसीलिए उन्होंने सोने की पन्नी का उपयोग किया। और अब ये जो अल्फा कण है, ये जो अल्फा कण जा रहे हैं ये बिल्कुल सही निशाने पर लग सकें, बिल्कुल सीधे जा सकें, तो इसके लिए उन्होंने उपयोग किया स्लिट का। ये है स्लिट, यानी कि छोटा सा सुराख जिसमें से अल्फा कण आसानी से गुजर सकते हो और ये जो बीम है वो बिल्कुल सीधा रहे। अब क्योंकि अल्फा कण इसमें से टकराएंगे, हो सकता है कोई अल्फा कण इधर चला जाए, हो सकता है इधर चला जाए, हो सकता है अल्फा कण बिल्कुल सीधे चले जाए। तो हमें पता कैसे लगेगा कि अल्फा कण कौन सी दिशा में गए? तो क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे हैं, हम इनको देख तो सकते नहीं है कि ये जाएंगे किधर। तो इसके लिए उन्होंने एक स्क्रीन का उपयोग किया। इसके लिए उन्होंने उपयोग किया एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन का उपयोग उन्होंने किया। तो इससे क्या हुआ कि जब भी कोई अल्फा कण इससे टकराएगा और टकराने के बाद में मान के चलो भी इधर चला गया वो, तो यहाँ जब इस स्क्रीन के ऊपर टकराएगा तो एक तरह की रोशनी पैदा होगी और उस रोशनी से हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर क्या है, अल्फा कण टकराया है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि अल्फा कण कौन सी दिशा में जाके टकराया। तो ये था उनका सेटअप जिससे उन्होंने प्रयोग किया। एक बार फिर देख लेते हैं। उन्होंने एक ब्लॉक लिया लेड का जिसके अंदर रखा रेडियम। रेडियम क्या करता है, अल्फा पार्टिकल छोड़ता है समय समय पर। एक स्लिट लगा दी इसके आगे ताकि जो अल्फा कण है वो बिल्कुल सीधे जाएं और जाके सोने की पन्नी से टकराएं। स्लिट का उपयोग कर लिया और यहाँ रख दी सोने की पन्नी जिसके ऊपर अल्फा कणों को जाके टकराना था। अब ये अल्फा कण टकराने के बाद में हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सी दिशा में गई? तो इसके लिए उन्होंने इसके चारों ओर गोलाकार जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा दी। जब भी अल्फा कण इससे टकराएंगे तो एक रोशनी पैदा होगी और उस रोशनी से हम पता लगा सकते हैं कि अल्फा कण कहाँ टकराए हैं और किस दिशा में टकराए हैं, यानी कि कितना विक्षेपित हुए। तो अब हम देखते हैं कि इसके नतीजे क्या आए। रदरफोर्ड ये मान के चल रहे थे कि जो अल्फा कण है वो काफ़ी भारी है प्रोटॉन के मुकाबले, तो इसलिए जो इसका विक्षेपण होगा वो बहुत कम होगा, यानी कि इसकी दिशा का परिवर्तन आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के कारण जो होगा वो बहुत ही कम होगा। लेकिन जब इसके नतीजे सामने आए प्रयोग के तो वो भी चौंक गए। क्या नतीजे सामने आए वो देखते हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ अल्फा कण वो तो बिल्कुल सीधे निकल गए, उनमें किसी प्रकार का कोई विक्षेपण नहीं हुआ, और कुछ कण क्या थे, कुछ हद तक विक्षेपित हो गई। जैसे ये रहा, ये अल्फा कण क्या है, इस प्रकार विक्षेपित हो चुका है। ये अल्फा कण भी क्या है, विक्षेपित हो चुका है। और कुछ कण ऐसे थे जो क्या थे, परमाणु से टकराने के बाद में वापस आ गए। तो ये 3 प्रकार के नतीजे उनके सामने। एक बार फिर यहाँ देख लेते हैं कि ये उनकी सोने की पन्नी थी जिसमें क्या थे, 1000 ऐसे परमाणु थे। तो इसमें से कुछ कण तो ऐसे थे अल्फा कण जो बिल्कुल सीधे निकल गए, कुछ ऐसे कण थे जो क्या थे, कुछ एंगल पर विक्षेपित हो गए, जैसे ये मुड़ गए कुछ दूरी पर जाके। और कुछ कण, प्रति 12000 कण के पीछे एक कण ऐसा था जो क्या था, परमाणु से टकरा के वापस आ गया।
या उन्होंने अपनी दिशा ही बदल ली। और ये उनके लिए काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाला था, क्योंकि वो ये मान के चल रहे थे कि जो अल्फा कण है वो भारी होते हैं, ये तो बहुत कम विक्षेपित होंगे। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि जो अल्फा कण है 12,000 कण के पीछे एक कण ऐसा भी है जो बिल्कुल ही अपनी दिशा बदल लेता है, हद से ज़्यादा विक्षेपित हो चुका है ये तो ये आखिर क्यों हुआ? तो इसकी कल्पना उन्होंने ये की कि अगर एक टिश्यू पेपर है और अगर हम एक तोप का 15 इंच का गोला अगर इसके ऊपर टकराएंगे और वो टकराने के बाद में ना वापस हमारी तरफ ही आ जाए, तो ये कुछ उस प्रकार का है। तो अब हम इसके नतीजे नोट करते हैं क्या है। अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं और साथ के साथ नोट्स भी प्रिपेयर कर लेते हैं। तो देखिए, रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने क्या किया, तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया गया, यही किया था उन्होंने। अब उन्होंने सोने की पन्नी का चुनाव क्यों किया? इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे और सोने की जो यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी, ये मैं बता चुका आपको। अब देखिए, अल्फा कण क्या होते हैं? द्विआवेशित हीलियम कण। द्विआवेशित मतलब इनके ऊपर +2 आवेश होता है। इनका द्रव्यमान कितना होगा? 4U, ये भी हम बात कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, अनुमान था कि जो अल्फा कण है वो क्या करेगा, अपरमाणु कणों से विक्षेपित होंगे, लेकिन कम मात्रा में होंगे, क्योंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, तो इसलिए इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं थी। अब अगर उस प्रयोग के परिणाम की हम बात करें तो देखिए, हमने क्या देखा था कि कुछ कण तो बिल्कुल सीधे चले गए थे सोने की पन्नी में से, तो यही है, तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। और दूसरा हमने क्या देखा था कि कुछ अल्फा कण पन्नी द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए। और अंतिम जो हमने देखा परिणाम वो क्या था कि आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। यानी कि हमने क्या देखा था कि ये एक परमाणु है और इसमें क्या था कि एक कण ऐसे वापस आ गया था, और वो क्या था, प्रति 12,000 कण में से एक कण ने ऐसा काम किया था। अब देखिए कि उन परिणामों से हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि परमाणु है जो उसका अधिकांश भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। इनके अनुसार क्या है कि ये परमाणु है, जब इसमें से अल्फा कण गुजारे गए तो अधिकांश तो क्या थे, बिल्कुल सीधे निकल गए। तो उससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि जो परमाणु का अधिकतर भाग क्या है, खाली है, तभी तो ये इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आई और ये क्या है, बिल्कुल सीधे निकल गए, इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि जो परमाणु है उसका अधिकांश भाग खाली है। दूसरा उन्होंने ये क्या कहा कि बहुत कम कण क्या है, अपने मार्ग से विक्षेपित हुए। हमने क्या देखा था कि कण अपने मार्ग से इस तरह विक्षेपित हो रहे हैं, लेकिन इनकी मात्रा क्या थी, बहुत कम थी। तो उससे उन्होंने क्या अंदाजा लगाया, इससे उन्होंने कहा कि जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है, यानी कि बहुत कम कण क्या हुए, विक्षेपित हुए। और विक्षेपित कब हुए, जब वो क्या है, इस एक क्षेत्रफल के नज़दीक आ रहे हैं, यानी कि इतने इतने एरिया के जब ये कण नज़दीक आए तब यहीं से वो विक्षेपित हुए। तो उसी से उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि अधिकांश भाग तो खाली है और जो धनावेशित भाग है वो बहुत ही कम मात्रा में सीमित है, उसका जो क्षेत्रफल है वो बहुत ही कम है। अब देखिए थर्ड पॉइंट, बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। तो अब उन्होंने क्या देखा कि कुछ कण ऐसे भी थे जो क्या थे, इस परमाणु से टकराने के बाद में 180 डिग्री तक मुड़ गए, यानी कि उसी रास्ते वापस आ गए, या क्या हुआ, उन्होंने पूर्ण रूप से अपनी दिशा बदल ली। तो ऐसे कण क्या थे, 12,000 में से एक कण ऐसा था जिसने अपनी दिशा ही बदल ली। तो वो ऐसे कण थे। तो इससे उन्होंने क्या अंदाजा लगाया कि जो परमाणु का धनावेशित भाग है ना, वो बिखरा हुआ नहीं है, वो एक जगह ही पड़ा हुआ है कहीं पर ही। उसका जो आयतन है वो बहुत ही कम मात्रा में सीमित है, जिसके कारण क्या है ना, जो हमारा अल्फा कण था वो भारी होने के बावजूद भी क्या है ना, उसे टकरा के वापस आ गया। तो इससे उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि जो धनावेशित भाग है वो एक जगह कहीं पर इकट्ठा पड़ा हुआ है, और उस इकट्ठे होने के कारण क्या है ना, जो अल्फा कण था जो भारी था वो भी उसे टकरा के वापस आ गया।
तो ये है वो निष्कर्ष जो हमें बताए गए हैं इस प्रयोग के परिणाम के आधार पर। अब हम बात करते हैं कि रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में क्या कहा, आखिर उसने अब इसकी संरचना को किस प्रकार बताया कि संरचना किस प्रकार की है। तो देखिए, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों के परिणामों के आधार पर एक परमाणु का मॉडल पेश किया है। तो देखिए उसमें उन्होंने क्या कहा। तो उनके अनुसार जो परमाणु है, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है। जैसे ये परमाणु है तो इसका एक केंद्र होगा और ये केंद्र क्या होगा, धनावेशित होगा, और इसको इन्होंने नाम दिया है नाभिक, जिसे नाभिक कहते हैं। और परमाणु का लगभग द्रव्यमान, संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इनके अनुसार जो परमाणु है इसका कुल द्रव्यमान यानी कि लगभग द्रव्यमान है ना, वो नाभिक में ही होगा। इसके अलावा बहुत कम द्रव्यमान होता है। अब दूसरा उन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों ओर इस तरह चक्कर लगा रहे हैं वृत्ताकार रास्तों पर। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। जैसे ये परमाणु है और ये नाभिक है, तो जो नाभिक है इसका आकार परमाणु की तुलना में काफ़ी कम होगा। और ये नतीजे इन्होंने निकाले अपने परिणामों के आधार पर। कैसे? नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है। कैसे बताया इन्होंने? क्योंकि 12,000 में से एक कण ही तो विक्षेपित हुआ था, तो जिसके आधार पर इन्होंने बताया कि जो धनावेशित भाग है वो बहुत कम है। तो इसीलिए जो धनावेशित भाग है इसको इन्होंने कहा नाभिक। दूसरा इन्होंने ये कहा था कि बहुत कम कण ऐसे थे जो विक्षेपित हुए थे, तो उससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो धनावेशित भाग है वो बहुत कम मात्रा में है और इसके केंद्र में स्थित है। तीसरा इन्होंने बताया था कि अधिकांश जो हिस्सा है किसी भी परमाणु का, उसमें से जो अल्फा कण थे वो बिल्कुल सीधे निकल गए थे, और अधिकांश भाग क्या है किसी भी परमाणु का खाली होता है। और खाली होगा कैसे? तो और इसी से इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर काटते हैं, तो जिससे क्या है इसके बीच में ये आप देख पा रहे होंगे काफ़ी खाली जगह बची होती है, तो जिसके कारण ही तो जो अल्फा कण थे इसमें से सीधे निकल गए। और यह था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और इनके अनुसार जो परमाणु है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार की थी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और यह था आज का टॉपिक। मिलते हैं अगली वीडियो में।